चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम देखने वाले हैं इसके झा सर का जो प्रैक्टिस सेट है, इसके झा सर का जो रेलवे मैथ स्पेशल जो बुक आया है रेलवे मैथ, इसका हम ये आर.के. सिंह सर द्वारा लिखा हुआ है, इसका हम प्रैक्टिस सेट 15 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। कि एक स्कूल में 20 लड़कियां हैं, यदि उनमें से एक लड़की को जिसकी आयु 18 वर्ष है किसी अन्य लड़की द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाए तो लड़कियों की आयु का औसत 2 माह कम हो जाता है, तो नई शामिल हुई लड़कियों की आयु कितनी होगी। देखिए 20 लड़की का औसत आयु अगर 2 माह कम हो जाता है, अगर 2 माह कम हो जाएगा तो टोटल कितना माह कम होगा, 40 माह, यानी कि 40 महीना कम होगा। अब 40 महीना को अगर हम साल में कन्वर्ट करें तो 12 या 36 यानी कि 3 साल हो गया और 4 माह हो जाएगा, 3 साल 4 महीना हो गया। लेकिन जब एक 18 साल की लड़की जाती है और उसे किसी अन्य लड़की के साथ रिप्लेस किया जाता है तो क्या कर देंगे, 18 साल में से 3 साल 4 महीने को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 में से 3 गया 15, ठीक है, और 4 महीने ये है, यानी कि 14 साल 8 महीना 14 साल 8 महीना हमारा क्या हो जाएगा, वो लड़की का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। उसका उम्र क्या हो जाएगा, 14 साल 8 महीना, तो 14 वर्ष 8 महीना हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि पहले टैंक में पानी का आयतन दूसरे से 2 गुना है। यदि हम पहले टैंक से 30 लीटर पानी निकाल लेते हैं और दूसरे टैंक में मिला देते हैं तो दोनों टैंकों में पानी का आयतन क्या हो जाता है, समान हो जाता है। प्रत्येक टैंक में पानी का आयतन क्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न को हम ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन ए हम उठाते हैं 100 लीटर 50 लीटर, ऑप्शन बी उठाते हैं 120 और 60, ऑप्शन सी 80 और 40 और ऑप्शन डी 60 और 30। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले टैंक में पानी का आयतन दूसरे से 2 गुना है, दूसरे से 2 गुना है। यदि हम पहले से टैंक से 30 लीटर पानी अगर हम निकाल लें, अगर 30 लीटर पानी निकाल लेते हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब देखिए शर्त कह रहा है कि देखिए दोनों पहले से, पहला जो है दूसरा से दुगना है, ये भी दुगना है, ये भी दुगना है और ये भी दुगना है, ये शर्त हमारा कंप्लीट है। अब कह रहा है अगर हम पहले से 30 लीटर निकाल लें तो दोनों का आयतन क्या हो जाता है, समान होता है। अगर 100 में से 30 निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा और इसमें ऐड कर देंगे तो ये 80 हो जाएगा। दोनों का आयतन समान होगा, नहीं हुआ तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। अब ऑप्शन बी में जाते हैं। अगर ऑप्शन बी से 120 में से 30 लीटर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 लीटर हो जाएगा और इस 60 में मिला देंगे तो ये भी 90 हो जाएगा। यानी कि यही सेटिस्फाइड हमारा कर रहा है कि पहले में से अगर 30 लीटर निकाल के दूसरे में मिला देंगे तो दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें भी एक बार हम देख लेते हैं। आपको 80 में से 30 निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा और इसमें डाल देंगे तो 70 होगा। 60 में से 30 निकाल लेंगे तो इसमें 60 हो जाएगा, इसमें 30 हो जाएगा, ये दोनों नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए 7% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक बैंक से निश्चित उधार लेता है। यदि वह कुल ब्याज रूप में 85,966 का भुगतान करता है तो उधार ली गई राशि कितनी थी। यानी पूछ रहा है कि उधार ली गई राशि यानी कि प्रिंसिपल आपका कितना था। हमारे पास टाइम कितना दिया है, टाइम 3 वर्ष दिया है, रेट आपका 7% दिया है और CI कितना दिया है, 85,966 रुपया। हमसे प्रिंसिपल पूछा है, जब CI दिया रहता है CI क्या होता है, CI होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि अमाउंट में से प्रिंसिपल हम घटा देते हैं
तो वो क्या आता है, सी आई होता है। ठीक है, या तो यहाँ पे हम दो तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। या तो रेट हमारे पास दिया है तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल लें। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे तो रेट कितना है 7%, यानी कि रेट 7% है तो 7/100 नीचे वाला होता है प्रिंसिपल और उसमें 100 में रेट जोड़ देते हैं, वो क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। तो 100 से 107 हो गया, फिर 100 से 107 हो गया, फिर 100 से 107 हो गया। ये कितना साल की बात हो गई, ये आपकी बात हो जाएगी 3 साल की। ठीक है, अब जब हम इसका गुना करेंगे और इसका गुना करेंगे तो ये तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। लेकिन इन दोनों का जो अंतर दिया है, यानी यही तो होता है प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अंतर होता है वो क्या होता है, सी आई होता है। क्या होता है, सी आई होता है। प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अंतर होता है, यानी अमाउंट में से जो हम प्रिंसिपल हटा देते हैं तो वही सी आई होता है। तो अमाउंट कितना आएगा उसमें से ये हटा दीजिएगा तो ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम ये जानते हैं कि सी आई बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर n माइनस पी। अगर यहाँ से p हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाता है 1 प्लस आर बटा 100 के पावर n माइनस का 1। यानी कि अगर हमको पी सी आई का वैल्यू कितना दिया है 85,966 दिया है और प्रिंसिपल हमको निकालना है, रेट हमारे पास क्या दिया है 1 प्लस 7/100 टाइम दिया है 3 साल माइनस का 1। तो एक ये तरीका है कि आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कहाँ लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि 1/x+1 यदि 1/x+1 प्लस 1/x+b बराबर 1/c के मूलों का योग 0 है तो मूलों का गुणनफल क्या होगा। देखिए, सबसे पहले इसे हम किस फॉर्मेट में लाना होगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में इस चीज़ को लाना होगा। ये जो इक्वेशन दिया है उसे इस फॉर्म में लाना होगा, तब जाके मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा a होता है और अल्फा गुना बीटा c बटा a होता है। बात को समझिएगा। तो इसे हमको इस फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करना होगा, 1/x प्लस a प्लस 1/x प्लस b बराबर 1/c। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, फिर ये कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा x प्लस बी, ये इससे कटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा x प्लस a, ये किसके बराबर हो जाएगा 1/c के। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको डायरेक्ट करते हैं, x² प्लस bx प्लस ax, ये हो जाएगा x² प्लस bx प्लस ax प्लस ab बराबर, ये इससे गुना होगा, ये कितना है 2x प्लस ab। 2x को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2xc प्लस a प्लस b। अब देखिए, अब हम देखेंगे ये वाले चीज़ को इधर लेके आएंगे तो हमारा क्या बचेगा, x² प्लस bx ax और 2xc bx प्लस ax, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2xc प्लस ab माइनस a माइनस b बराबर 0। अब देखिए, अगर हम x का गुणनफल देखें तो ये हो जाएगा x² प्लस यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा b प्लस a माइनस 2c प्लस ab माइनस a माइनस b बराबर 0। अब ये किस फॉर्मेट में आ गया, तो इस फॉर्मेट में आ गया, यानी कि x² प्लस bx प्लस c बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा देखें, अल्फा प्लस बीटा देखेंगे तो क्या होता है माइनस b बटा a, माइनस b ये हो गया माइनस b बटा a, यानी कि माइनस का b प्लस a माइनस 2c बटा 1 का कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसे अल्फा इंटू बीटा ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ पे माइनस है तो इसे क्या कर देते हैं
माइनस का बी माइनस का ए प्लस का 2c। ठीक है, तो इसे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2c माइनस बी माइनस ए। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटा है। सी क्या है, ये सी है, बट्टे में ए यानी कि है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ गया, ए बी माइनस बी बट्टा एक, या एक को हटा देते हैं, यही मान हो गया। अब हमसे पूछा है कि मूलों का गुणनफल क्या होगा, यानी कि मूलों का गुणनफल पूछ रहा है, इसका गुणनफल क्या होगा। अब देखिए जब हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि सारा सिर्फ ए और बी के फॉर्मेट में है, यानी कि चलिए कुछ तो मिसिंग हो रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस बी, ठीक है, ये 2xc, अच्छा, यहाँ मिसिंग है, सॉरी, ये ए सी और बी सी होगा, ये क्या हो जाएगा ए सी प्लस बी सी, यहाँ पे मिस्टेक है, ये हो जाएगा ए सी माइनस बी सी, ये आपका क्या हो जाएगा ए सी माइनस बी सी बराबर 0, मिस्टेक। तो ये क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। ठीक है, अब चलिए, अब हमारे पास सही आ गया। अब देखिए, अब हमसे कह रहा है कि मूलों का गुणनफल पूछ रहा है और सी का मान छोड़ के ए बी का वैल्यू दिया है। अगर हम इस वाले वैल्यू को 2c के 0 के बराबर रखते हैं तो यहाँ से 2c का वैल्यू क्या आ जाएगा, a प्लस बी, और c का वैल्यू क्या आ जाएगा, a प्लस बी बटा 2। अब देखिए इसमें जो c का वैल्यू है, करते हैं इस c का मान, इस अल्फा इंटू बीटा में c का मान पर रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए इंटू ए प्लस बी बाई 2 माइनस बी इंटू ए प्लस बी बाई 2, यही हो गया। अब यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए प्लस बी, अगर यहाँ से कॉमन ले लें, ए प्लस बी हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा, ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, अगर ये माइनस है ये बच जाएगा ए प्लस बी बाई 2, ये क्या बच जाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बाई 2, यानी कि ए बी माइनस ए प्लस, ये गुना हो जाएगा तो ये क्या ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटा 2। अब उसको हम इधर लेके आते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा 2 से इसमें गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा 2ab माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसे लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए 2ab माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और ये माइनस का 2ab बटे 2, ये 2ab कट गया, यानी कि यहाँ से क्या आ गया माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2, यानी माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि tan x बराबर m बटा m प्लस 1, tan y बराबर m बटा 2m प्लस 1 हो तो x प्लस y का वैल्यू क्या होगा, यानी x प्लस y का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अब देखिए हम जानते हैं कि अगर tan a प्लस बी कर दें, ठीक है, tan a प्लस बी होता है तो हम क्या लिखते हैं tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। बात को समझिएगा। अब इसे अगर हम tan x प्लस y लिख दें, ये फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है, tan a प्लस बी होता है tan a प्लस बी बटा 1 माइनस tan a इंटू बी। अगर हम tan x प्लस y लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x प्लस tan y बटा 1 माइनस tan x इंटू tan y। अब देखिए tan x का मान क्या दिया है m, तो m बटा m प्लस 1 प्लस y का मान दिया है m बटा 2m प्लस 1 बटे में 1 माइनस इन दोनों का गुणनफल, यानी कि m बटा m प्लस 1 गुना m बटा 2m प्लस 1। बात को समझिएगा। अब अगर इस चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ भी m है, यहाँ भी, ये ऊपर नीचे सारा m है, तो हम m का वैल्यू कुछ पुट मान लिया कि m बराबर हमने 1 मान लिया। m का वैल्यू जब 1 मान लिए तो ये क्या हो जाएगा ऊपर 1 बट्टा
1 प्लस 1 2 यानी कि 1/2 प्लस 1/2 गुना 1 प्लस 1 यानी कि 3 बटे में 1 माइनस 1/2 1/2 गुना 1/2 और 1 3 1/3। अब देखिए क्या हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 3 6, 3 प्लस 2 बट्टा ये 1 माइनस 1/6 क्या हो जाएगा 5/6, यानी कि 5/6 बट्टा 6 माइनस 1 5/6, ऊपर भी 5/6 नीचे भी 5/6, क्या आ गया वैल्यू 1 आ गया। अब देखिए जब tan x प्लस वाई का वैल्यू 1 आ गया तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 यानी tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा ये, यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 45 डिग्री, क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 45 डिग्री यानी कि π/4, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मदर और सन का जो रेशियो हो जाएगा वो सन का 1 होगा तो मदर का क्या हो जाएगा 2, यानी कि सन जो है मदर जो है सन से दुगनी है। अब कह रहा है 10 साल बाद, 10 साल पहले सन का उम्र का तिगुना क्या थी माता थी। देखिए अगर आज आप 5 साल के हैं तो 10 साल के बाद आप 15 साल के होंगे, अगर आपकी माता आज 20 साल की हैं तो 10 साल बाद क्या हो जाएंगी 30 साल के होंगे, यानी ये उम्र में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। आप भी 10 साल बाद 15 साल के होंगे तो जो आपकी माता भी 10 साल बाद क्या हो जाएंगे 30 साल के हो जाएंगे, तो ये चेंजिंग साल में नहीं आता। अब देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ 3 माइनस 1 यानी 2 का चेंजिंग आ रहा है, यहाँ 2 माइनस 1 यानी 1 का चेंजिंग आ रहा है, यानी कि चेंजिंग को समान करना होगा। तो ऊपर में हम 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/2, क्या हो जाएगा, अब 4 और 3 का अंतर क्या हो जाएगा 1। अब 1 यूनिट का अंतर 10 साल के बराबर दिया है, तो हमसे क्या पूछ रहा है सन का उम्र क्या हो जाएगा 10 दूना 20 साल हो जाएगा, सन का उम्र क्या हो जाएगा 20 साल। अगर माता का उम्र पूछा जाए तो ये हो जाएगा 40 वर्ष, ठीक है। अब देखिए इसी से अगर 10 साल बाद किया जाए कि माता का उम्र कितना होगा तो 30 साल होगा और उसके बेटे का उम्र क्या हो जाएगा 10 साल होगा, तो देखिए ये 10 साल बाद पहले 3 गुना था, ये 3 गुना इस चीज़ को सेटिस्फाइड करता है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि 2a प्लस b बटा a प्लस 4b का मान अगर 3 है तो हमें a प्लस b बटा a प्लस 2b का मान क्या होगा। देखिए इक्वेशन ये है, इससे हमको ये वैल्यू निकालना है। हमने क्या किया इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2a प्लस b बराबर ये चला जाएगा 3a प्लस 12b, ठीक है। अब देखेंगे 2 को उधर भेज देंगे 12 को इधर ले लेंगे तो 3a माइनस 2a बराबर b माइनस 12b, ये आ जाएगा a बराबर माइनस 11b, तो a बट्टा b अगर देख लें तो माइनस 11 बट्टा a हो जाएगा, यानी a का मान माइनस 11, तो इसमें पुट कर देते हैं a का मान कितना है माइनस 11 प्लस b का मान क्या है 1 बट्टा a का मान क्या है माइनस 11 प्लस b का मान क्या है 1, यानी कि 2 गुना 2, माइनस का ये हो जाएगा 10 बट्टा ये हो जाएगा 11 में से 2 गया 9, माइनस का 9, माइनस माइनस कट गया यानी कि 10 बट्टा 9 हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो 10 बट्टा 9 यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक गृहस्थ एक बैंक में 1200 रुपये जमा करके कुछ वर्षों के बाद बैंक से 1800 रुपया प्राप्त किया, यानी कि इसका प्रिंसिपल कितना है 1200 रुपया है, ठीक है। जमा करके 1800 प्राप्त किया, यानी कि उसको साधारण ब्याज कितना मिला 600 रुपया मिला। रेट कितना 10% साधारण ब्याज का भुगतान करती है। तो हमसे पूछ रहा है कि टाइम क्या होगा। हम जानते हैं SI बराबर PRT अपॉन 100 होता है, तो टाइम बराबर क्या होता है SI गुना 100 बटा PR। बस SI कितना है 600, 100 प्रिंसिपल कितना है 1200 गुना रेट कितना है 10%, बस 6 गुना 1200, 10 से 0 2 से कट गया 10 5 बार में, यानी कि 5 साल के लिए जमा की थी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इसका क्यूबिक रूट निकालना है। ठीक है, ये दिया संख्या 912 673। देखिए मैंने क्यूब रूट निकालने का एक ट्रिक मैंने बताया था, वो बहुत काफ़ी दिन पहले मैंने बताया था। ठीक है, अगर उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, सबसे पहले इन 3 संख्या को पकड़िए। जब 3 संख्या पकड़िए तो लास्ट में 3 आने की क्या संभावना हो सकती है, यानी कि लास्ट में अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 7 होगा तभी आप इसका जब क्यूब कीजिएगा तो उसके अंत में क्या आएगा, 3 आएगा। 7 7 49, 7 9 63, अंतिम क्या आ जाएगा, 3 यूनिट डिजिट कब आएगा, जब वो संख्या लास्ट में 7 होगा तो आएगा। फिर देखिए, फिर ये 3 संख्या को पकड़ेंगे तो इस 3 संख्या को हम पकड़ेंगे तो देखेंगे ये किससे छोटा है, यानी 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है, यानी ये 1000 से छोटा है। और 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729, यानी कि 9 से तो बड़ा है और 10 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब है कि ये क्या आ जाएगा, इसका पोजीशन 97 आ जाएगा और इसका रूट क्या हो जाएगा, 97। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि ए अपनी वस्तुएं बी से 20% कम मूल्य पर और सी से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। ए जो है यहाँ पे 3 है, ए है, बी है और सी है। कह रहा है ए अपनी वस्तुएं 20 से 20% कम पे बेचता है, यानी ए जो है 20 से 20% कम पे बेचता है। तो बी अगर 100 पे बेचेगा तो ए कितना पे बेचेगा, 80% पे बेचेगा, यही ना। अगर ए 100% पे बेचेगा तो बी इससे 20% कम यानी कि 80% पे बेचेगा, यही होता है। यानी कि ये 100 रुपये में बेच रहा है तो ये कितना में बेचेगा, 80 रुपये में बेचेगा। बात को समझिएगा। अब कह रहा है सी मूल्य पर और सी से 20% अधिक मूल्य पर कौन बेच रहा है, ए जो है सी से 120% अधिक मूल्य पे बेच रहा है। यानी कि अगर ये 120 रुपया बेचता है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 80 के। तो यहाँ से अगर 1% का वैल्यू निकालें तो 80 बटा क्या हो जाएगा, 120। और यहाँ से हम 100% का वैल्यू निकाल दें तो ये गुना में 100 हो जाएगा। 40 तिया 120, 40 दूना 80, यानी कि 200/3। यानी कि ये 200/3 में बेचेगा तब इसका 20% क्या हो जाएगा, अधिक 80 रुपया होगा। यानी 203 का 20% अधिक क्या हो जाएगा, 80 रुपया होगा। अगर इसे हम कन्वर्ट कर दें तो सबसे पहले 1 0 1 0 1 0 हटेगा। यहाँ से अगर 3 को हटाना है तो इन सभी में गुना करना होगा। तो 3 8 24, 3 10 30, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 20। ठीक है, एक बार इसको और भी काट देते हैं, 12 15 10, यानी ये अनुपात में आ गया 12 15 10। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि कह रहा है कि ए से 9600 के मूल्य की वस्तु खरीदता है, ए से 9600 के वस्तु खरीदता है, कितना, 9600 का, यानी ये मूल्य कितना है इसका, 800 गुना है। ठीक है, वस्तु खरीदता है। यदि वह व्यक्ति आधी वस्तु बी से तथा आधी वस्तु सी से खरीदता, अगर आधी वस्तु बी से खरीदता, यानी एक रेशियो का वैल्यू यहाँ देखिए 12 रेशियो का वैल्यू अगर 9600 है, 12 रेशियो का वैल्यू अगर 9600 है तो एक रेशियो का वैल्यू यहाँ से हमारे पास 800 आ गया है। तो क्या नाम है, 15 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 गुना 800, 15 8 120, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 12000 होगा और इसका कितना हो जाएगा, 8000 होगा। बात को समझिएगा। ठीक है, ये 800 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है सी से खरीद तो उसे यह सौदा अधिक लाभप्रद रहता, यानी वस्तु बी से तथा आधी वस्तु सी से खरीदता। आधी वस्तु अगर बी से खरीदता तो ये कितना का होता, 6000 का होता। अगर आधा वस्तु बी से खरीदता तो कितना हजार का खरीदता, 6000 का खरीदता। आधा वस्तु सी से खरीदता तो कितना का खरीदता, 4000 का खरीदता। ठीक है, तो उसे कितना फायदा होता अगर ए से खरीद, देखिए अगर इन दोनों से खरीदता तो 6 4 10,000 का खरीदता, बी और सी से खरीदता तो कितना का खरीदता, 10,000 का खरीदता। ए से खरीदता तो कितना का खरीदता, 9600 का खरीदता। यानी कि अगर वो ए से खरीदता
तो उससे 400 रुपया का क्या होता, प्रॉफिट होता, बजाय कि बी और सी से खरीदता। तो ऑप्शन कौन सा हमारा, तो ऑप्शन में 9400, 9200, 8800 लाभ हानि, यानी देखिए इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है, 400 रुपया का प्रॉफिट बचता है यही, ठीक है, ऑप्शन में हो सकता है मिस्टेक हुआ हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सभी 4 अंकों 1 2 3 4 का केवल एक बार उपयोग करने से बनने वाली संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक है, बनने वाली संख्याओं का योगफल क्या होगा। मान लीजिए 1 2 3 4, ये 4 है, चारों को हम किस तरीके से सजा सकते हैं, ठीक है, जिससे रिपीट ना हो, जो वैल्यू है रिपीट ना करें। या तो यहाँ पे हम 4 रख दें, यहाँ पे हम 3 रख दें, यहाँ पे 2 रख दें, यहाँ पे 1 रख दें, एक ये तरीका है। या यहाँ पे हम 4 रख दें, यहाँ पे 3 रख दें, यहाँ पे 2 रख दें, यहाँ पे 1 रख दें, यही एक तरीका होता है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका है कि अगर कभी भी इस तरह के सम पूछे तो ये होता है फैक्टोरियल n-1 इंटू 1 से लेके n तक, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर n-1 बटा 10-1, यही होता है, ठीक है। अगर 4 संख्या दिया है तो फैक्टोरियल 4-1, यहाँ फैक्टोरियल 4-n कर देंगे तो क्या बचेगा, फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 ही संख्या दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 के पावर 4-1 बटा 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, मामला सेट है। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 6 हो सकता है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होता है 6 होता है, इसको जोड़ देंगे तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10, 10 गुना 10 के पावर 4, 10 के पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि 10 के पावर 4 यानी 10,000 माइनस 1 बटा 9, यानी कि 6 गुना 10 गुना 9,999 बटा 9, ये कट जाएगा 1100, यानी कि 1111 है तो 11,010 गुना 6 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 लास्ट में, 6 कम 6 6 कम 6 6 कम 6 6 कम 6, यानी 66,660 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा देखिए, दूसरा तरीका क्या है, जब इसमें हम देखेंगे तो इन सभी को बैठाने का तरीका कितना हो जाएगा, 4 1 5 3 2 5 3 3 5, यानी कि ये कितना हो गया 555। लेकिन इसे फैक्टोरियल 4 की तरह से हम सजा सकते हैं, कितना तरीके से, फैक्टोरियल 4 की वजह से, तो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 24 होता है। तो समेशन क्या हो जाएगा n/2 a + l, यानी कि a + l फर्स्ट और लास्ट ये हो जाएगा। तो 24 बटा 2 गुना 5,555, ये कट जाएगा 2 से 12 बार में, और ये आपका चला जाएगा 12 5 60 के 0 हाथ में 6, 12 5 60 6 66 के 6 हाथ में 6, 12 5 60 6 66 के 6 हाथ में 6, 12 5 60 अच्छे 66, यानी कि 66,660। इस वे से भी कर सकते हैं, उस वे से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि आप 500 रुपये वस्तु की दर से 3 वस्तु खरीदने के लिए गए। आप खरीदने के लिए गए, हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार आपको 2 वस्तुएं खरीदने पे 1 वस्तु मुफ्त में मिल गई। इस सौदे में कुल छूट कितना हुआ। देखिए क्या होता है, आपने मॉल वॉल गए होंगे, देखे होंगे बाय 2 गेट 1 फ्री, यही स्कीम इसमें लगा है कि आप 2 वस्तु खरीदिएगा तो आपको 1 वस्तु फ्री में मिलेगा। यही इस तरह के प्रश्न को क्या कहते हैं, फ्री बट्टा टोटल संख्या इंटू 100% कर देंगे, हमारा परसेंटेज आ जाएगा, कितना परसेंट का छूट मिला। देखिए 1 वस्तु फ्री में मिला, कितना टोटल 3 वस्तु पे, तो 100% में कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा 33.33% हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक गेंद जमीन पर गिरने के बाद 10 मीटर उछलता है, प्रत्येक अगले उछाल में उसकी ऊंचाई 40% घट जाती है, तो 2 उछालों के बाद वो कितना उछलेगा। पहले पटक ये 10 मीटर उछल गया, अब 10 मीटर के बाद कितना कम हो जाता है, 40% घट जाता है। तो 10 का 40% घट जाता है तो कितना होगा 60, 1 0 से 1 0, यानी कि वो कितना उछलेगा 6 मीटर उछलेगा। एक बार उछल चुका है, दूसरा बार क्या उछलेगा 6 मीटर। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बिंदु B0
और 0 के बीच की दूरी क्या होगी। हम क्या जानते हैं दूरी क्या होती है, दूरी होती है ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। दूरी हम कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम इसी से निकालते हैं। तो हमारा x2 क्या है 0, यानी कि 0 माइनस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस बी यानी कि b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर। यानी कि हमारा क्या आंसर हो गया, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहिए, या इसे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ठीक है, एक रेलगाड़ी है, यहाँ से मान लीजिए चलना शुरू की, ठीक है, यहाँ तक इसको जाना है, 120 किलोमीटर चली और यहाँ पे क्या हो गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यहाँ इसका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट यहाँ पे हो गया, उसके बाद अपने मूल चाल के 5/6 चाल से चलने लगी। यानी कि इसका स्पीड 6 था, यहाँ तक इसका स्पीड 6 था, लेकिन जैसे ही एक्सीडेंट की यहाँ से इसका स्पीड क्या हो गया, 5 हो गया। ये क्वेश्चन में कहा है कि पहले 6 स्पीड था अब 5 हो गया। ठीक है, चाल से चलती है और 1 घंटा डिले हो जाती है, यहाँ पहुँचने में 1 घंटा क्या हो जाती है, डिले हो जाती है। अब 1 घंटा डिले हो गई, अब देखिए, और 1 घंटा यही यदि यह दुर्घटना 300 किलोमीटर के बाद हुआ रहता, यानी ये दुर्घटना यहाँ न होकर ये दुर्घटना 300 किलोमीटर के बाद हुआ होता, यानी कि ये दुर्घटना मान लीजिए यहाँ हुआ रहता, तो गाड़ी मात्र 1 घंटा विलंब पहुंची थी। लो जी, टाइम तो दोनों में सेम ही दे दिया है, यहाँ दोनों में 1 घंटा ही डिले दिया हुआ है, टाइम क्या दिया है, सेम दे दिया है। ये कैसे हो सकता है। ठीक है, अगर कबारा वहाँ से 300 किलोमीटर के बाद हुई होती तो गाड़ी मात्र 1 घंटा विलंब पहुँचती, तो उसकी मूल चाल और यात्रा की कुल दूरी क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ तक देखिए, यहाँ तक इसका चाल क्या था, 6 होगा। इसके बाद जब दुर्घटना हुई है तब इसका चाल 5 हो गया होगा, यही हुआ होगा। अब देखिए, हमको मूल चाल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले दूरी हमारा क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यही होता है। दूरी क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड 6 और 5, देखिए इस एरिया में एक 6 था एक 5 है, तो इन दोनों का गुणनफल और इसका अंतर इंटू टाइम में चेंजिंग, और ये दूरी कितना यहाँ था, 300 किलोमीटर दूरी था, तो ये तो 6×5 = 30, यानी कि ये 10 बार में कट गया। ठीक है, मिला जुला के यहाँ टाइम अंतर हमारे पास गड़बड़ आ रहा है, यानी कि टाइम अंतर 1 घंटा दोनों दिया है, तो नहीं तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस यहाँ से थोड़ा सा हमारे पास मूल चाल जो था वो यहाँ से निकाल के, हम मूल चाल हमारा क्या था, 6 था, ये हम निकाल सकते थे, लेकिन टाइम का जो चेंजिंग दिया है ये हमारे पास ऑप्शन क्वेश्चन में गलत लग रहा है, इसके वजह से टाइम चेंजिंग में हमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये शायद क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में 2 पत्ते यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं, एक पत्ते गुलाम और दूसरे पत्ते रानी होने की क्या संभावना है। हमने 3 वीडियो बनाया है प्रोबेबिलिटी पर। ठीक है, आपने प्रोबेबिलिटी का देखा होगा, हमने 3 वीडियो बनाया है, थ्योरी से लेके एवरीथिंग मैंने उसमें कंसेप्ट दिया है ज़बरदस्त तरीके से। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिए, उसमें मैंने हर एक चीज़ बता दिया है कौन क्या। देखिए, अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, इसमें गुलाम और रानी की बात कही गई है। एक ताश में कितने गुलाम होते हैं, तो गुलाम 4 होते हैं, गुलाम भी 4 होते हैं और 4 रानी भी होती है। 52 पत्ते होते हैं ताश में, ये आप जानते हैं। अब देखिए, 4 गुलाम होती है, 4 रानी होती है, तो इसे निकालने का तरीका क्या है, 4C1। ठीक है, क्या इसका निकालने का तरीका है, 4C1। ठीक है,
हमसे पूछ रहा गुलाम और दूसरी रानी होने की संभावना क्या होगी, तो 4C1 इंटू 4C1, कितना पत्ता निकालना है आपको, 2 1, तो टोटल में से कितना निकालना है, 52C2। अब देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है, शर्त बट्टा टोटल संख्या, ठीक है, यानी संभावना बट्टा कुल जितना भी आता है वो टोटल संख्या। अब देखिए हमने कहा था कि NC1 का मान क्या होता है, n होता है, और NC2 का मान होता है n इंटू n माइनस 1/2। ये कल हमने बताया था कि NC1 का मान क्या होता है, n होता है, और NC2 का मान होता है n इंटू n माइनस 1/2। ये कल हमने बताया था, अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो भी आप इस चीज़ को समझ लीजिए। 4C1 का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया, 4C1 का वैल्यू 4 हो गया। 52C2 को हम क्या लिख सकते हैं, 52 इंटू 51/2 ये लिख सकते हैं। या तो अब देखिए ये 2 से 52 को काट दिए, कितना बार में कट गया, 26 दूना 52, 26 बार में, 2 से 2 दूनी 4, 2 से कट गया 13 बार में। ये ऊपर क्या आ गया, 2 चौके 8, ऊपर 8 आ गया और नीचे आ गया 510, और 3 एकम 3, 5 3 15, यानी कि 3 5 1 6, 5 1 6, यानी कि 663। तो 8/663 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि काठमांडू में होने वाले सार्क सम्मेलन में भारत के भाग नहीं लेने की संभावना 25% है, जबकि बांग्लादेश के भाग नहीं लेने की संभावना 30% है। तो दोनों में से किसी के भाग नहीं लेने की संभावना क्या है। देखिए 25% का मतलब क्या होता है, 25/100, यानी कि 1/4 यही होता है। 30% का मतलब क्या होता है कि 30/100, यानी कि 1 0 1 0 कट गया तो 3/10। अब इन दोनों का भाग नहीं लेने की संभावना क्या हो जाएगी, 1/4 गुना 3/10, यानी कि 3/40 हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप मेरा प्रोबेबिलिटी का यानी प्रायिकता का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, उसमें ना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि 2 रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। मान लीजिए एक रेलगाड़ी है जो यहाँ प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे खड़ी। दूसरी प्लेटफॉर्म पे करता है, दूसरी इस गाड़ी की ओर समानांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। मान लीजिए यहाँ से कोई समानांतर इसके है, यहाँ से आ रही है ये ट्रेन, ठीक है, मान लीजिए आ रही है 84 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के कितने देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर लेगी, यानी यहाँ से आ रही है 84 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, ठीक है। अब यहाँ आके एक ऐसा समय आएगा कि ये ट्रेन कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। जब ये यहाँ आएगी, 210 मीटर का ये भी है, 210 मीटर का ये भी है, जब यहाँ आएगी तो इन दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी, जुट जाएगी, 210 210। ये गाड़ी ऐसे ही खड़े रहेगी, ये आएगी धीरे धीरे ऐसे आएगी, एक समय आएगा कि यहाँ आ जाएगी, एक समय आएगा ये यहाँ ट्रेन आएगी। बात को समझिए, कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट इज पावर। अब इसके पैरेलल में ये गाड़ी आ जाएगी तो ये 210, ये भी 210, यानी दोनों की लंबाई जो क्या हो जाएगी, ये जुड़ जाएगी। बात को समझिएगा। अब देखिए 84 किलोमीटर प्रति घंटा की बात की गई है, ट्रेन की लंबाई मीटर में दी गई है, आंसर आपको सेकेंड में दिया गया है। तो इसका 84 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलेंगे, तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 9 18, ये कट जाएगा 42 बार में, ठीक है। अब कटने वाला नहीं है, कटेगा 3 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 14 3 42, 14 3 का 9, ठीक है, 14 5 70, 70/3 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, ठीक है, 70/3 मीटर पर सेकंड इसका चाल हो गया। हमसे पूछ रहा है समय, हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो हमको टाइम चाहिए तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बटा स्पीड। बात को समझिए, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ,
ठीक है। अब हमको समय चाहिए, डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 210 ये 210 ये, यानी कि 420। तो 420 बट्टा स्पीड हमारा क्या आ जाएगा, 70/3, यानी कि 70, 3 चला जाएगा ऊपर। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा, 7 से 42 कट जाएगा, 6 बार में 7 6 42, 76 या 18, यानी कि 18 सेकेंड में ये जो ट्रेन है एक खड़ी ट्रेन को पार करके 18 सेकेंड में निकल जाएगी। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि एक समतल मैदान पर बिंदु P से एक टावर शीर्ष के एलिवेशन का कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 100 मीटर है तो बिंदु P की टावर के पैरों से लगभग दूरी क्या आ जाएगी। मान लीजिए इस तरीके से है, ये टावर कितना है, 100 मीटर है। यहाँ से अगर इसका कोण 30 मीटर है, 30 डिग्री इसका एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यही होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का जो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है ये जो दूरी है, ये दूरी हमसे पूछ रहा है कितना होगा। देखिए हम क्या जानते हैं कि 30 डिग्री के सामने क्या होता है, 30 डिग्री के सामने ये होता है, और 60 डिग्री के सामने क्या होता है, A√3 होता है। बात को समझिएगा। और देखिए 30 डिग्री के सामने ए है, यानी कि 100 मीटर है, तो 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 100√3 मीटर, यानी कि 100√3 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन लगभग दूरी पूछा है, तो √3 का वैल्यू हम जानते हैं कि 1.73 होता है, तो 1.7 × 100 यानी कि 173 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं। आदमी और कुत्ता का अनुपात 5:2 है, तो रेलगाड़ी में कुल 54 पैर हैं, तो कुत्तों की कुल संख्या कितनी होगी। देखिए आदमी और कुत्ता का जो अनुपात है वो कितना है, 5:2 है। कितना है, 5:2 है। अब देखिए आदमी का कितना पैर होता है, 2 होता है, और कुत्ते का 4 पैर होता है। ठीक है, और ये टोटल पैरों की संख्या कितनी दिया है, 54 टोटल पैर। अब देखिए हमने माना कि आदमी के कितना है, 5x है, तो आदमी की टोटल पैर कितना होगा, 2 होगा, प्लस कुत्ता का हमने माना 2x है, तो कुत्ता का टोटल पैर कितना होता है, 4 होता है। तो 4 ये किसके बराबर है, तो 54 के बराबर है। तो 5 दूनी 10x प्लस 4 दूनी 8x बराबर 54, यानी कि 18x का मान 54 है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब x का मान 3 हो जाएगा तो हमसे बोलेगा आदमी का कितना पैर था, तो 5 × 15, और कुत्ता कितना था, तो 2 × 6। अब देखिए कुत्ता, आदमी की संख्या कितना हो जाएगा, 15, कुत्ता की संख्या 6 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि कुत्तों की कुल संख्या कितनी थी, तो कुत्तों की संख्या 6 था, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि 5 4 10 3 3 4 7 इतना का माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यिका निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले संख्या को आरोही क्रम में सजाया जाता है। किसमें, आरोही क्रम में सजाएं, आरोही क्रम में सजाएं। ठीक है, अब देखिए क्या क्या वैल्यू दिया होगा हम देखते हैं। 3 3 दिया है, 3 3, 1 2 3 है, 4 4 4, 3 4 है। उसके बाद 5 की बात देखें तो 1 2 5 है, 2 5 लिख देंगे, 2 5 हो गया। 6 कितना है, 6 1 है, 1 6 लिख देंगे। 7 कितना है, 1 7 है, 7 लिख देंगे। 1 10 है, 10 लिख। अब इन संख्या को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब संख्या हमारा सम में आ जाएगा, n बराबर 10 आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जब n बराबर 10 आ गया तो 10/2 करेंगे 5, यानी कि 5 प्लस n/2 प्लस एक और सम जोड़ देंगे, n/2 प्लस 1वां पद जोड़ के बट्टे में 2 से भाग दे देंगे, हमारा आ जाएगा 1 2 3 4 5। 5 और 6 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, हमारा आ जाएगा माध्यिका। तो माध्यिका बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5/2 यानी कि 9/2 यानी कि 4.5 हमारा क्या आ जाएगा, माध्यिका आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर ये संख्या 11 में रहता
तो 5 इधर छाड़ देते, 5 इधर छाड़ देते, और बीच में जो एक 11वां पद होता है वही हमारा क्या हो जाता है, 5 इधर 5 इधर, 5 बाएं छाड़ दीजिए, 5 दाहिने छाड़ दीजिए, और बीच वाला संख्या क्या हो जाता है, माध्यिका हो जाता है। लेकिन अगर सम संख्या हो तो आप 5 न इधर छाड़ सकते हैं न इधर, तो 5वां पद प्लस 1 पद और जोड़ लेते हैं, n/2 प्लस 1वां पद जोड़ लेते हैं, उसे 2 से भाग दे देते हैं, हमारा माध्यिका आ जाती है। इस पर माध्यिका बहुलक, इस पर मैं एक ज़बरदस्त वीडियो बनाया हूँ, अगर वो नहीं देखें तो टेलीग्राम पे मैं उसको भी डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि दूध और पानी के मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात कितना है, 4:1 है। मिश्रण का कुछ भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, तो बने मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो बताइए मिश्रण का कौन सा भाग निकाला गया था, निकाला गया था कौन, ये हमसे पूछ रहा है। अब देखिए हम पूरा मिश्रण लेते हैं, मिल्क और वाटर का जो 4:1 है, कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है। तो निकाला गया कितना है, अब देखिए ये टोटल कितना है, 5 है। टोटल अनुपात में देखा जाए तो 5 है। अगर हम इसमें बोले कि मिल्क कितना है, तो मिल्क 4/5 है। यहाँ पे टोटल संख्या कितना है, 3 है। मिल्क कितना है, 2/3 है। अब देखिए अगर हमने कहा कि मिश्रण और निकाला गया की बात की जाए, तो निकाला गया वैल्यू हमको नहीं पता है। पहले क्या था, 4/5 अनुपात में था, निकाला गया 0 है, लेकिन किस अनुपात में हो जा रहा है, तो 2/3। तो यहाँ अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो ये 2/3, तो ये 2/3 हो जाएगा। ये 2/3 में से 4/5 माइनस करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 5 या 15, 3 चौके 12 माइनस 10, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 2/15 आ जाएगा। ये 2/15 आ जाएगा, तो ये 2 कट जाएगा, और 3 5 15, यानी कि ये किस अनुपात में आ गया, 5:1 में। अब निकाला गया वैल्यू कितना आ गया, 1। तो टोटल क्या हो जाएगा, 1/6। निकाला हुआ वैल्यू कितना था, 1/6 था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। जब भी 3 क्रमिक की बात कीजिए तो टोटल संख्या कितना दिया है, 1350 दिया है, और 3 क्रमिक है तो 3 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, और 3 5 3 चौके 12, 3 5 15, 450 आ गया। ठीक है, ये आ गया 450। तो ये 450 जो आता है ये बीच वाली संख्या होती है। इसके पहले क्या होगा, 449 होगा, और इसके बाद क्या होगा, 451 होगा। जब इनको जोड़िएगा तो 9 1 10 के 0, हाथ में 1 4 1 5 5 5 10, 10 5 15 के 5, हाथ में 1 4 1 5 4 9 4 13, यानी टोटल संख्या कितना आ जाएगा, 1350 आ जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है सबसे छोटा सबसे बड़ा, सबसे छोटा ये सबसे बड़ा, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 9 1 10 के 0, हाथ में 1 4 1 5, 5 5 10 के 0, हाथ में 1 4 1 5 5 4 9, यानी कि बड़ी और छोटी संख्या के जो कितना आ जाएगा, 900। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, यदि किसी घन पूर्णांक n को 3 से भाग देने पर शेष 2 का शेष प्राप्त होता है, तो n³ को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। यानी कि n को जब हम 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है, तो उसी को n³ को 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या है। अब देखिए मान लीजिए 3 से कौन सी संख्या में भाग दिया जाए कि रिमाइंडर 2 आए, यानी कि अगर n यानी कि 5 को अगर 3 से भाग दें तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 का क्यूब बट्टा 3 रख दें तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125/3, यानी कि 3 चौके 12, 3 एकम 3, यानी कि ये भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, एक कार्य को समाप्त करने के लिए अंकित बालाजी और चंदू द्वारा मिलकर लिए जाने वाले समय के बराबर समय लेता है। अंकित जो है ये बालाजी और चंदू के बराबर समय लेता है। ठीक है, अंकित और बालाजी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 10 दिन में समाप्त करते हैं। अंकित और बालाजी एक साथ काम मिलकर 10 दिन में समाप्त करते हैं, और चंदू अकेला इस कार्य को 15 दिन में, चंदू जो है अकेला इस काम को 15 दिन में समाप्त करता है।
तो बालाजी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है ये पूछ रहा है। तो देखिए इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा 30, ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 10/3, 30/10 यानी कि 3, और सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 2। अब हमसे पूछ रहा है बालाजी का। अब देखिए ए प्लस बी का कितना एफिशिएंसी है 3, एफिशिएंसी है 3, और ए बराबर बी प्लस सी है, तो यहाँ से ए माइनस बी बराबर कर दें तो क्या हो जाएगा सी, और सी का एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो इसे हम यहाँ 2 लिख देंगे। अगर हम इसको माइनस कर दें और इसको प्लस कर दें और इसको माइनस, तो ये ए कट जाएगा, यानी कि 2b बराबर 1 हो जाएगा। तो b का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1/2। जब b का एफिशिएंसी 1/2 हो जाएगा तो b इस काम को अकेला कितना दिन में करेगा, टोटल काम करना है 30 दिन, 1/2 के एफिशिएंसी से कितना काम करेगा 30 गुना 2, यानी कि 60 दिन में इस काम को समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।